अजातशत्रु मगध साम्राज्य के साथ साथ हर्यक वंश के दूसरे राजा थे। यह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर, इनके पिता का नाम था बिंबिसार, इनकी हत्या कर यह मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। इसके बाद इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने कौशल को जीता, काशी को जीता, लक्ष्मी गणतंत्र जो जिसको हम लोग बज्जी जनसंघ भी कहते हैं उसको जीता, जिसकी राजधानी वैशाली थी, मत्स्य जीता, अंग जीता और अपने साम्राज्य को का रूप विस्तृत किया। यह ऐसे राजा थे जिन्होंने बज्जी संघ पर पहली बार फूट डाला, यानी चूंकि वह जनसंघ था तो उसमें फूट डालने का कार्य किया और फूट डालने के बाद उस पर आक्रमण किया ताकि उसको आसानी से जीता जा सके। अन्यथा यह संभव नहीं था, क्योंकि जब वह एक बार महात्मा बुद्ध के पास गए थे और उनको अपना इच्छा जाहिर किए थे उनके पास कि महात्मा मैं बज्जी जनसंघ पर अपना आधिपत्य कायम करना चाहता हूँ, तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें कहा कि यह संभव नहीं है जब तक कि वह एक है, यह संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वहां फूट डालने का प्रयास किया और जब वह उसके कई खंड हो गए तब उन्होंने एक एक कर सभी पर अधिकार किया। इस युद्ध में उन्होंने दो महान अस्त्रों का प्रयोग किया जिनका निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। एक था महाशिलाकंटक और दूसरा था रथमूसल। ये दो अस्त्र बज्जी जनसंघ पर अधिकार करने के लिए उन्होंने ये दो महान अस्त्र का प्रयोग किया था। ये दोनों अस्त्र बहुत मारकाट मचाता है। आप इस अस्त्र से परिचित हैं, अगर आप फिल्म में थोड़ा सा का शौक रखते होंगे तो आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा। बाहुबली फिल्म में ये दोनों अस्त्र दिखाया गया है। रथमूसल उसको कहते हैं जिस पर भल्लाल देव जो था, भल्लाल देव जिस रथ पर चलता था उसके आगे कटार की एक चक्री लगी हुई रहती थी। जैसे जैसे पहिया आगे बढ़ता था उसका गति उतना तेज होता था और वह दुश्मनों को छपेटता चला जाता था, वह रथमूसल था। और दूसरा महाशिलाकंटक जिसमें बड़े पत्थर को रखकर यहाँ से खींचा जाता था और खींचने के बाद उसको छोड़ा जाता था, दुश्मनों पर जाके गिरता था, बड़ा बड़ा पत्थर रहता था और दुश्मन चतुर से मर जाते थे। तो ये दोनों अस्त्रों का प्रयोग उसने किया था। अपने साम्राज्य को तो काफी विस्तृत किया। जैसा कि हम बताए थे उनके पिताजी ने लक्ष्मी गणतंत्र के जो चेतक थे उनकी पुत्री चेलना से विवाह किया था, जहां इसका ननिहाल था अजातशत्रु का, क्योंकि चेलना इसकी माता थी और उस जगह पर भी इसने कब्जा किया। इसके अलावा इसके पिताजी ने कौशल प्रदेश के राजा प्रसिद्धि की बहन से भी विवाह किया था, लेकिन उसको भी इसने उस पर भी आक्रमण किया और उसको कब्जे में ले लिया। तो इसने अपना रिश्ते नाता का ये कोई महत्व नहीं देता था और इसने अपना साम्राज्य फैलाने की नीति को आगे बढ़ाया। अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु के बाद 491 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था और 459 ईसा पूर्व तक गद्दी पर विराजमान रहा। यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मानता था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका मृत्यु भी इसी के काल में हुआ है 483 ईसा पूर्व। और इन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनका भी मृत्यु 463 ईसा पूर्व इन्हीं के काल में हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद तो इन्होंने उनके अस्थियों से राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाया और इसके बाद 483 ईसा पूर्व ही इसने बौद्ध संगतियां जो हुई, कुल बौद्ध संगतियां 4 हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगति थी अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगीर में वैभवगिरी पर्वत है। वैभवगिरी पर्वत आपको अगर राजगीर कुंड कभी आप लोग गए होंगे नहाने, जहाँ गर्म जल की धाराएं चलती है, उसके बगल से ही एक सीढ़ी चला जाता है जो वैभवगिरी पर्वत पर चला जाता है। वैसे तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसमें से एक पर्वत है वैभवगिरी पर्वत। तो उस पर एक सतपर्णी गुफा है और सतपर्णी गुफा में ही यह पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और आपको एक चीज और जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह इसने अपने पिता की हत्या की थी और गद्दी को प्राप्त किया था, उसी प्रकार इसका एक पुत्र था उदयन। उदयन ने अजातशत्रु का हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था 459 ईसा पूर्व।
और इसके बाद अजातशत्रु का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अजातशत्रु को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में देखना पड़ा, इसीलिए तभी से कहा जा रहा है कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अजातशत्रु के साथ स्पष्ट रूप से देखने को मिला था। हालांकि इसी कारण हम इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि पिता को मारने का सबसे पहला प्रमाण मिलता है तो इसी वंश में मिलता है। पिता की को मारकर गद्दी को प्राप्त किया था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और इसका जो कार्यकाल शुरू हुआ था 459 ईसा पूर्व से यह इसका कार्यकाल चला 440 ईसा पूर्व तक। उदयन ने सबसे पहले तो इसको अर्थव्यवस्था का विस्तार, यह चाहता था कि अर्थव्यवस्था का विस्तार हो, इसीलिए इसने अपनी राजधानी को राजगीर से हटाया। लेकिन इसके लिए उसने सबसे पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो ये पाटलिपुत्र नगर जो हमारा पटना अभी वर्तमान समय में है, ये पाटलिपुत्र नगर अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा ही बसाया गया है। उदयन ने ही इस नगर को बसाया था और उसके बाद अपनी राजधानी को राजगीर से यहाँ ले आया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ व्यापार वाणिज्य का वह विकास करना चाहता था, व्यापारिक मार्गों का, अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहता था। तो यहाँ व्यापारिक मार्ग सरल थे, क्योंकि गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी तीनों के संगम पर यह बसा हुआ था। तो कहीं भी इससे यातायात सुलभ था, कहीं भी माल का व्यापार किया जा सकता था। तो इसके लिए इसने इस नगर की स्थापना की। इस उदयन का कार्यकाल, उदयन का जो कार्यकाल था 459 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद इस वंश में उदयन के 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्र बारी बारी से शासन किया। एक अनिरुद्ध था, दूसरा मुंडक और तीसरा नागदशक। बारी बारी से तीनों का कार्यकाल आया। लेकिन नागदशक इस वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना। 412 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश का पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। नागदशक एक बहुत ही निकम्मा राजा था, जो प्रजा पर भी ध्यान नहीं देता था, भोग व्यास में संलिप्त रहता था। ऐसा उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो आगम है या त्रिपिटक है, उनसे स्पष्ट पता चलता है कि वह एक अयोग्य राजा था, भोग विलास में संलिप्त रहता था। अतः इसके जो मंत्री थे, अमात्य कहा जाता था, अमात्य अर्थात मंत्री, इसके जो मंत्री थे उनका नाम था शिशुनाग। इनके मंत्री जो शिशुनाग थे नागदशक के, उन्होंने षड्यंत्र रच के इनको गद्दी से पदच्युत कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी और उस समय के बाद हर्यक वंश पूर्ण रूप से समाप्त।